के कक्षा 9वीं का चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्री जो है इससे आप पूर्व में भी परिचित हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे यूक्लिड के द्वारा दी गई परिभाषाएं, यूक्लिड के अभिकहित और यूक्लिड की अभिधारणाएं। यहाँ यूक्लिड के ज्योमेट्री से पहले ज्योमेट्री वर्ड को हम जान लेते हैं। तो ज्योमेट्री जो है वो एक यूनानी भाषा के शब्द जियो और मैट्रिन से मिलकर बना है। जियो का जो अर्थ है वो पृथ्वी है, ये आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी या भूमि, और मैट्रिन का अर्थ है मापना। तो अर्थात जो ज्यामिति है वो भूमि के मापन से संबंधित है और भूमि के मापन से संबंधित होने के कारण ही इसका नाम ज्योमेट्री या ज्यामिति पड़ा है। अब इसके इतिहास पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब मिस्र में नील नदी में बाढ़ आती थी तो उसके किनारे जो थे, उसके जो खेत थे, वो उसके जो परिसीमाएं थी, उसकी जो बाउंड्रीज थी वो एलिमिनेट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो वहाँ के लोगों ने कुछ तकनीक विकसित कर ली थी जिससे वो क्षेत्रफल का अनुमान लगाकर परिसीमाओं को पुनः बना लिया जाता था। यहाँ पे उन्होंने ज्यामिति की तकनीक और नियम विकसित किए। इसी प्रकार हम देखते हैं, आपको ये एक सभ्यता दिखाई दे रही है। इस सभ्यता के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। ये विश्व प्रसिद्ध सभ्यता है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखें तो आपको बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां दिखाई दे रही हैं। ये बाउंड्रीज को छोड़ के इधर देखें तो या फिर ऐसा, तो यहाँ पे कई ज्यामितीय आकृतियां दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी बहुत सारे ज्यामितीय तकनीकों का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में वेदियां बनाने के लिए भी ज्यामिति का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें परस्पर समांतर होती थी। जो वेदियां बनाई जाती थी उसके ईंटों का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 होता था, जो कि निश्चित अनुपात होता था। इसी प्रकार अग्निकुंडों का निर्माण होता था और श्री यंत्रों का निर्माण होता था। ऐसे कई सभ्यता थी, जैसे बेबीलोन की सभ्यता थी, वो भी ज्यामिति का काफी प्रयोग कर रही थी। बेबीलोनिया में जो ज्यामिति का प्रयोग हुआ, मिस्रवासियों ने जो ज्यामिति का प्रयोग किया, उन्होंने जो है इसका व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया। लेकिन यूनान के लोगों ने इसमें एक सिस्टम लाने की कोशिश करी थी। इन महानुभाव को आप सभी जानते होंगे, ये यूनानी गणितज्ञ थेल्स। इन्होंने ही सबसे उत्पत्ति दी थी, सबसे पहली उत्पत्ति, जो कि यह थी कि एक वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। यह भी ज्यामिति का एक प्रूफ है। इसके पश्चात इनके ही एक शिष्य पाइथागोरस, जिनके बारे में आप जानते हैं, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो विश्व प्रसिद्ध है, पर इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता है। जो अपने सॉल्व सूत्र जो था इंडिया में, उसके ग्रंथ वो भी ज्यामिति पे आधारित थे। सॉल्व सूत्र जो है, सॉल्व का जो होता था वो डोरी होता था या स्ट्रिंग होता था, तो उसके आधार पर पाइथागोरस जैसा ही एक प्रमेय दिया गया था। परंतु ये सब जो व्यवस्थाएं थी ये कुछ रेगुलर नहीं थी। तब मिस्र में, अलेक्जेंड्रिया में एक मैथ्स के टीचर थे और वो थे यूक्लिड। इन्होंने इन सभी ज्यामिति की तकनीकों को एकत्रित किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था द एलिमेंट्स। इस बुक के जो थे वो 13 अध्याय थे, या आप समझ सकते हैं कि द एलिमेंट्स नाम से उन्होंने 13 बुक लिखी। तो इसमें उन्होंने अलग अलग ज्यामिति की तकनीकों के बारे में बताया है। तो इसकी 13 पार्ट हैं, उसमें से आपको जो पढ़ना है वो फर्स्ट पार्ट के कुछ पोर्शन को पढ़ना है। यहाँ पर जो भी है उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अब यहाँ जब हम देखते हैं कि
जो उनकी बुक थी, फर्स्ट बुक का जो नाम था वो था फंडामेंटल ऑफ प्लेन ज्योमेट्री इन्वॉल्विंग स्ट्रेट लाइंस। फंडामेंटल ऑफ प्लेन ज्योमेट्री इन्वॉल्विंग स्ट्रेट लाइंस। इसमें उन्होंने 23 डेफिनेशंस दी थी और उसके बाद उन्होंने जो है कुछ अभिग्रहित दिए थे, 7 अभिग्रहित थे और अभिधारणाएं थी। तो इनके बारे में पढ़ना है और इसके बाद उन्होंने साध्य अर्थात जो थ्योरम्स थी वो इससे सिद्ध करी, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज जान लेने योग्य है कि यूक्लिड ने जब स्टार्ट किया तो सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि यहाँ पर ठोस को अध्ययन किया, ठोसों का अध्ययन किया, सॉलिड्स का अध्ययन किया और सॉलिड्स के आधार पे ही ज्यामिति की अवधारणा का विकास हुआ। तो ठोस के बारे में उन्होंने कहा कि ठोस जो होता है उसका आकार होता है, उसकी माप होती है और उसकी स्थिति होती है, पोजीशन होती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और उन्होंने इसके बारे में ये भी कहा कि जो ठोस की जो बाउंड्रीज होती हैं, परिसीमाएं होती हैं, वो पृष्ठ कहलाती हैं। और ये पृष्ठ जो होती हैं वो पृष्ठ जो होते हैं वो आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करते हैं और पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है। परिसीमाओं के बारे में उन्होंने बोला ये वक्र भी हो सकते हैं और सीधी लाइन भी हो सकते हैं और रेखाओं के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। इस प्रकार से यूक्लिड ने ठोस के आधार पर अपनी ज्यामिति का निर्धारण किया। तो उन्होंने जो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी, यूक्लिड ने अभिग्रहित दिए और अभिधारणा दी, तो इनको हम उन्हीं के शब्दों में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पूरी 23 परिभाषाएं नहीं पढ़नी है, कुछ परिभाषाएं 7 जो हैं वो पढ़नी है, तो उन्हीं के शब्दों में वो पढ़ते हैं। तो पहली परिभाषा जो है वो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरी परिभाषा जो है वो रेखा के बारे में है, तो उन्होंने कहा एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। फिर रेखा के सिरों के बारे में बात करी उन्होंने कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। फिर सीधी रेखा की, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि उन्होंने रेखा के बारे में जब बात करी थी तब वो वक्री रेखा और सीधी रेखा दोनों थी। तब एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ये उन्होंने कहा। इसके पश्चात उन्होंने पृष्ठ के बारे में कहा कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। इसके पश्चात उन्होंने जो आपके पृष्ठ है, सरफेस है, उसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करी। तो पृष्ठ के किनारे जो हैं वो रेखाएं होती हैं, ये इन्होंने कहा है। इसके पश्चात उन्होंने 7वीं परिभाषा के रूप में कहा कि अभी जैसे उन्होंने सीधी रेखा की बात करी थी, अब समतल पृष्ठ की बात करी। यहाँ पे पृष्ठ भी जो है वो कर्विक भी हो सकता था। तो एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इस प्रकार ये 7 परिभाषाएं जो हैं आपको पढ़नी है। आगे भी उन्होंने जो डेफिनेशंस दी थी, एंगल के लिए दी, फिर रेक्टिलिनियर एंगल के लिए दी, फिर राइट एंगल के लिए दी, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए दी, एक्यूट एंगल के लिए दी, बाउंड्री के लिए दी, फिगर के लिए दी, सर्कल के लिए दी, सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टिलिनियर फिगर, ट्राइलेटरल फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल फिगर एंड पैरेलल लाइंस। इस प्रकार उन्होंने जो द एलिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 23 परिभाषाएं दी थी। तो इस प्रकार ये परिभाषाएं जो हैं आप लोगों को पढ़नी है। इसमें से ये जो 7 हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, बाकी भी आगे आप ज्योमेट्री में यूज करते रहते हैं। पश्चात यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित दिए। अभिग्रहित जो होते हैं
वो ग्लोबल ट्रुथ होते हैं, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार अभिधारणाएं जो होती हैं वो भी ग्लोबल ट्रुथ होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, इनको भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभिग्रहित और अभिधारणाओं में क्या अंतर था? तो अभिग्रहित जो थे वो संपूर्ण गणित या संपूर्ण मैथमेटिक्स के लिए बनाए गए थे, और अभिधारणाओं को मुख्यतः ज्यामिति के लिए बनाया गया था। तो यूक्लिड के जो कुछ अभिग्रहित थे वो इस प्रकार थे। पहला अभिग्रहित जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस टाइम के लिए, आप सोच सकते हैं कि ये यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है और तीसरी वस्तु भी उसी वस्तु के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये इस प्रकार दिया, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ देखिए ये ग्रीन वाला जो ब्लैंक है वो मैरून ब्लैंक के बराबर है, इसी प्रकार ये जो ब्लू वाला ब्लैंक है ये भी मैरून ब्लैंक के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला ब्लैंक है वो ग्रीन ब्लैंक के बराबर है। ये अभिग्रहित सामान्य गणित में थे, तो इसलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लेते हैं हम। तो मैथमेटिकल फॉर्म में यदि a बराबर है b के और c जो है वो भी b के बराबर है तो a और c आपस में बराबर होंगे। ये अभिग्रहित। दूसरा अभिग्रहित देख लेते हैं, ये इस प्रकार है, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यहाँ इसके बराबर एक और आकृति ले लेते हैं हम। अब इसके बराबर जो दोनों आकृतियां हैं इनको दोनों में जोड़ेंगे तो देखते हैं कि ये दोनों जो है वो आपस में बराबर है, अर्थात बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी, ये पूर्ण जो है ये भी आपस में बराबर है। अब इसी को सामान्य गणित में देख लेते हैं। यदि a बराबर है b के तो इसमें कुछ बराबर को जोड़ा जाए, यानी जो समान हो उसको जोड़ा जाए, c को जोड़ देते हैं हम, तो a प्लस c बराबर हो जाएगा b प्लस c के। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित है। तीसरे अभिग्रहित में घटाने के बारे में बात की है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। यहाँ इसको आकृति में देख लेते हैं, ये इसके बराबर है, इसमें से ये घटाएंगे, ये घटा दिया है और ऐसा ही इसमें से घटा दिया है, तो ये जो शेषफल है ये भी बराबर है। इसको सामान्य गणित में देख लेते हैं। a और b यदि बराबर है और इनमें से समान अर्थात c को घटा दिया जाए तो भी ये आपस में बराबर होंगे। इसका हम आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपने हर एक स्टेप पे इनको यूज किया हुआ है। अब वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ बराबर की जो टर्मिनोलॉजी है इसको संदर्भ के अनुसार लिया जाता है। यदि ये वस्तु इसके बराबर है तो संपाती है, तो बराबर का अर्थ इसका मतलब ये एक दूसरे को अगर अध्यारोपित करने में समान हो रही है तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो गया है, संपाती हो गई तो क्षेत्रफल भी बराबर हो गया है और इसकी बाउंड्रीज भी बराबर हो गई है। जैसे देख लेते हैं, ये संपाती हो गए तो ये सभी प्रकार से बराबर हो गए। अब इसका पूर्ण अपने जो भाग से बड़ा होता है, ये अगला अभिग्रहित है यूक्लिड का। तो यहाँ एक पूर्ण दिया हुआ है, उसका एक भाग लिया जाएगा तो वो उससे हम सदैव छोटा ही होगा। ये हमेशा ट्रुथ होता है। इसको अगर मैथमेटिक्स में लें तो नेचुरल नंबर में लिया जाएगा, इसको नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं लिया जाएगा। इसके पश्चात दुगने के लिए दी उन्होंने, तो एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात अगर हम किसी का डबल कर दें या अगर कोई दो समान वस्तु है उनका डबल कर दें तो वो भी आपस में बराबर होगी। जैसे ये यहाँ पर आपको एक रेखा दिख रही है, रेखाखंड समझ लें, ये दोनों समान है। अब इनके डबल कर दें तो ये भी आपस में समान है। मैथमेटिक्स में भी यदि a बराबर b के है तो 2a बराबर 2b के होगा। इसी प्रकार आधे के लिए इन्होंने अभिग्रहित दिया जो इस प्रकार था कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो यदि एक वस्तु है इसका आधा लिया जाए तो ये आधा लिया और
दूसरा आधा लिया जाए, ये तो ये और ये रेड और ब्लू पोर्शन आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार यूक्लिड ने 7 अभिग्रह दिए। अब यूक्लिड की अभिधारणा है। यूक्लिड की अभिधारणा जो है वो मुख्यतः ज्यामिति के लिए थी, तो इसलिए इसकी टर्मोलॉजी जो है वो भी आप ज्यामिति से संबंधित ही देखेंगे। आइए देखते हैं। पहली है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो इसका यहाँ पर एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु यहाँ पर है, और इन दोनों को से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसे आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये रेखा है। इसका मॉडर्न ज्योमेट्री में हमने यूज पढ़ा है, जो कि इस प्रकार है कि दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, जिसे आप लोग अपने अध्याय में सिद्ध भी करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन अर्थात शांत रेखा की बात की है। तो शांत रेखा, जिसे हम मॉडर्न ज्योमेट्री में रेखाखंड के नाम से जानते हैं, तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अर्थात एक जो शांत रेखा है, जब उसे बढ़ाएंगे तो वो रेखा में बदल जाएगी, अर्थात रेखाखंड रेखा में बदल जाएगा, जिसे दोनों साइड अनंत रूप से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये अभिधारणा 2 है। इसी प्रकार अभिधारणा 3 जो है वो इस प्रकार है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि हमें कोई वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या और केंद्र की आवश्यकता होती है। ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, और जब हम इस केंद्र के परिधि इसको घुमा देंगे तो वृत्त की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमें वृत्त मिल जाएगा। जिस प्रकार के हम थ्योरम में आपने एक टर्म यूज की होगी COR, तो अर्थात एक सर्कल बनाने के लिए आपको 2 डायमेंशन नेसेसरी होते हैं, उसका सेंटर और रेडियस। ये अभिधारणा 3 है। इसी प्रकार अभिधारणा 4 है, वो इस प्रकार है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण के बारे में यूक्लिड का मत इस प्रकार था कि यदि एक समतल पर दूसरी वस्तु बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों ओर के बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए उसे समकोण कहा गया। लेकिन बाद में ये लंब से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ उन्होंने बोला कि कोई भी वस्तु अगर किसी समतल पर सीधी खड़ी हुई है, तो अगर कोई दूसरी वस्तु भी खड़ी है तो वो उसका जो झुकाव है वो बराबर होगा। यहाँ पे परिभाषित जो परिभाषाएं हमने ली है, उन्होंने कोण की भी परिभाषा दी थी, इस प्रकार कई परिभाषाएं दी थी। तो कोण को झुकाव के रूप में बताया था, तो अर्थात उसका झुकाव जो है वो बराबर होगा। यहाँ हम समकोण त्रिभुज के लिए देख लेते हैं। यहाँ 2 त्रिभुज है, एक आकार में छोटा है और एक बड़ा है, परंतु ये जो इनका झुकाव है ये इस रेखा का ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज रेखा से जो झुकाव है और यहाँ पर जो झुकाव है दोनों बराबर है, अर्थात सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब 5वीं अभिधारणा को हम देख लेते हैं। 5वीं अभिधारणा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो यूक्लिड की ज्योमेट्री है उससे अलग हटके भी स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है, उसकी उत्पत्ति में यही अभिधारणा जो है कारण बनती है। तो यहाँ पर यूक्लिड की जितनी भी ज्योमेट्री है वो सपाट या समतल के लिए रही है, परंतु यहाँ पर जब इसको सिद्ध करने गए तब हम उन्हें मालूम हुआ कि यूक्लिड की ज्योमेट्री से अलग भी इतर भी कुछ ज्योमेट्री है। तो यूक्लिड की जो अभिधारणा 5 है वो ये कहती है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरे, जैसे आप मॉडर्न में त्रियक रेखा कहते हैं, तो यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग 2 समकोणों से कम, तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। किस प्रकार होगा देखते हैं। यहाँ पर 2 रेखाएं हैं और एक रेखा उन पर गिर रही है, ये
तो अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण ये दोनों हैं, दूसरे ओर के ये दोनों हैं। तो चूंकि इन दोनों अंतःकोणों का योग जो है दो समकोण के कम है, तो ये दोनों रेखाएं इसी साइड मिलेंगी। ये इस प्रकार मिलेंगी और इस साइड नहीं मिलेंगी। मॉडर्न ज्योमेट्री में इसी प्रकार आपने पढ़ा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ये इसी का मॉडर्न फॉर्म है। तो इस प्रकार ये यूक्लिड की अभिधारणा है, 5 मुख्य अभिधारणा है। इसके पश्चात यूक्लिड ने कुछ इन अभिधारणाओं और अभिग्रहित के सहायता से कुछ प्रमेय को सिद्ध किया, जिसे साध्य कहते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। पहला जो है वो इस प्रकार है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु है, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु है और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, बी जो है वो ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो यहाँ पर कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ये कोशिश करने लगते हैं कि बराबर में बराबर जोड़ने पर या ऐसा, लेकिन इसमें बराबर सिद्ध करने के लिए हमें संपाती सिद्ध करना रहेगा। तो चूंकि ये एक रेखा है, सीधी रेखा है, तो इस प्रकार हम संपाती सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि AC जो है, ये AC जो रेड लाइन सेगमेंट से दिखाया है, उसमें AB और BC को मिलाकर देखा तो ये जो है एक दूसरे के संपाती है। ये AB प्लस BC जो है वो AC के संपाती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि यूक्लिड की अवधारणा से कि अगर दो संपाती आकृतियां हैं तो वो आपस में बराबर होती हैं, तो AB प्लस BC बराबर हो जाएगा AC के। यहाँ पर हम संपाती का कंसेप्ट यूज करेंगे। दूसरा साध्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिया है और यूक्लिड के साध्य में कहा गया है कि इस रेखाखंड से पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो समबाहु त्रिभुज की रचना आप लोगों ने मॉडर्न ज्योमेट्री में सीखी है, फिर से बता देते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ए को केंद्र मानेंगे और ए बी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे, फिर बी को केंद्र मानेंगे और ये यूक्लिड ने वृत्त की रचना की थी, आप लोग आर्क बनाते हैं। तो बी को केंद्र मानकर और बी ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। वह दोनों वृत्त जहाँ आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो वह बिंदु इस ए और सी से, ए और बी से मिला लेंगे। इसी प्रकार नीचे वाले प्रतिच्छेद बिंदु को भी मिला लेंगे। ये दोनों समबाहु त्रिभुज। तो ये इस प्रकार होगा। ये पहले वृत्त की रचना हो गई, यहाँ पर ये दूसरे वृत्त की रचना हो गई है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ए को और इसी बिंदु से बी को मिला लिया। यहाँ पे भी मिला सकते हैं, तो एक ही बना के बता देते हैं। ए से इस बिंदु को मिला लिया है और बी से भी मिला लिया है, इसको बिंदु सी नाम दिया है। तो ये ABC जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है। देखते हैं, तो जो हमने किया है वो लिख लेते हैं। सर्वप्रथम ए को केंद्र मानकर AB त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की। इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर AB त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की। दोनों वृत्त C व D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। C को A से और C को B से मिला लिया। ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये यूक्लिड के हिसाब से है। अब इसको सिद्ध भी करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए AC बराबर है AB के। किस प्रकार है ये, तो इसे पीछे स्लाइड में देख लेते हैं। ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखिए ये पहले वृत्त की त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं, AC और AB, तो ये दोनों बराबर होंगी। दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं AB और BC है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। तो ये देख लेते हैं। पहले AC बराबर है AB, फिर BC बराबर है AB के। अब हम यूक्लिड के अभिग्रहित से जानते हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर
AC AB के बराबर है और BC AB के बराबर है, तो AC स्वयं BC के बराबर हो जाएगा। अब AC BC बराबर हो गए हैं और ये स्वयं AB के बराबर है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राप्त हुआ त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बराबर के कंसेप्ट में संपाती वाला कंसेप्ट आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर हम दोनों वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके देखेंगे। तो चूंकि दोनों वृत्त बराबर हैं, तो अध्यारोपण में एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये वृत्त एक दूसरे के संपाती है। तो हम ये जानेंगे कि जब दोनों वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे के संपाती है। संपाती होने का अर्थ ही है कि उनके केंद्र और परिधि जो है आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या होती है, अर्थात उनकी त्रिज्याएं जो होंगी वो बराबर होंगी। एक और प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखते हैं। यहाँ पे आपका एक रेखाखंड है जिसपे 4 बिंदु दिए हैं, A, B, C एवं D, और इसका बारे में दिया है कि आकृति में यदि AC बराबर है, आपका AC जो है वो बराबर है BD के, तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के। ये देखें तो इसको किस प्रकार सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम अभी यूक्लिड के अभिग्रहित के द्वारा सिद्ध करेंगे। दिया हुआ है AC बराबर BD, और यूक्लिड के अभिग्रहित से हम जानते हैं कि बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो AC में से हम BC घटा लेंगे और BD में से भी BC घटा लेंगे। AC में से BC घटाने के बाद हमें AB प्राप्त होगा और BD में से BC घटाने के बाद CD प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AB बराबर है CD के। और इस प्रकार और भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यूक्लिड ने और भी कई साध्य हल किए थे, परंतु ये आपके ज्योमेट्री का इनिशियल पार्ट है, इसलिए आपको